दिया, बड़ी भारी गलती कर दी, तुम ठीक कर दो, सुधारो। किसने बैठे हुए तुम? नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज का मुद्दा के ओपीएस पुरानी पेंशन योजना। मांग पुरानी है लेकिन सियासत एक बार फिर से इसलिए भी नहीं है चूंकि हरियाणा में चुनाव करीब है। तो ओपीएस की मांग को लेकर कर्मचारी सड़कों पर थे। कर्मचारियों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और अलग अलग कई राज्यों में चर्चा इसलिए भी है चूंकि कुछ राज्यों में इसे बहाल कर दिया गया है तो कुछ राज्यों में इसको बहाल किए जाने को लेकर संघर्ष जारी है। ऐसे में नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की ओर से एक बार फिर से ओपीएस बहाली को लेकर वादा किया गया कि जैसे ही हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है पहली कलम से ओपीएस बहाल की जाएगी। चर्चा आज करने वाले हैं ओपीएस की मांग कितनी जायज है, क्या इसे लेकर कोरी सियासत हो रही है। ओपीएस अगर चुनावी मुद्दा हरियाणा में बनता है तो क्या कांग्रेस यहां भी लाभ उठाने वाली है। चर्चा होगी, पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसकी बहाली इन दिनों हरियाणा की सियासत के केंद्र में है। कर्मचारी सड़कों पर उतरकर ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। अलग अलग जिलों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाथों में बैनर उठाए नारेबाजी करते हुए कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर आवाज बुलंद की। ओपीएस बहाली को लेकर कर्मचारियों को विपक्ष का भी समर्थन मिल रहा है। एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने ओपीएस का समर्थन करते हुए ट्वीट किया। नेशनल मूवमेंट फॉर पेंशन स्कीम के तहत जिला मुख्यालयों पर चल रहे आंदोलन को मेरा पूरा समर्थन है। ओपीएस कर्मचारियों का हक है। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनते ही ओपीएस की मांग पूरी की जाएगी। इतना ही नहीं, इन दिनों कांग्रेस ओपीएस को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में है। भूपेंद्र हुड्डा ऐलान कर चुके हैं कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनते ही पहली कलम के साथ ओपीएस बहाल की जाएगी। हमने तो लागू कर दिया, बड़ी भारी गलती कर दी, तुम ठीक कर दो, सुधारो। किसने बैठे हुए तुम? ये तुम मेरी गलती निकाल रहे हो, सुधार ले भाई। मैं तो फिर भी धन्यवाद कर दूंगा आपको। बातें करना बहुत आसान है, ये समझदारी से बात करो। अभी ये बहुत तजर्बा सीखना है तुम्हें। वहीं पिछले दिनों सीएम मनोहर लाल की ओर से एक व्हाट्सएप मैसेज का हवाला देते हुए ओपीएस के परिणाम को लेकर बात की गई तो नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की ओर से पलटवार किया गया। एक व्हाट्सएप ग्रुप आया है और उस व्हाट्सएप में ये लिखा था, अब एक अधिकारी है केंद्र के, नाम भूल रहा हूँ, जिन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया तो 2030 तक दिवालिया हो जाएगा, देश दिवालिया हो जाएगा। और ये बिना पार्लियामेंट के अब इसको कोई लागू कर नहीं सकता। इवन अब राजस्थान ने भी इस विषय को वापस ले लिया कि हम नहीं कर सकते। तो जो घोषणा तो एक पॉलिटिकल घोषणा होती है, पॉलिटिकल। और मैं कहता हूं आपको एक 2006 का स्टेटमेंट मनमोहन सिंह जी का ये सुनना चाहिए पार्लियामेंट का। ये मनमोहन सिंह जी ने उस समय ये विषय चलाया था। उनको एक इकोनॉमिस्ट तो सब मानते हैं ना, प्रधानमंत्री जैसे थे सो थे, लेकिन इकोनॉमिस्ट अच्छे थे वो। तो उस नाते से उनकी स्टेटमेंट है कि हमको आगे बढ़ते हुए सारे सिस्टम में जितने लोगों को हमने एम्प्लॉय बनाना है, जितने लोगों को कर्मचारी बनना है, और उसके नाते से वो एक दबाव बढ़ता है और उसके हिसाब से जो पेंशन और जो सैलरी बढ़ती है और सैलरी के साथ पेंशन बढ़ती है, उस पेंशन के कारण से आगे चल करके हम सारे काम रोक करके इसी चक्कर में देखिए, ये फिर तो राजस्थान तो बर्बाद हो लिया होगा, छत्तीसगढ़ बर्बाद हो लिया होगा, हिमाचल में अभी कर दिया, वो भी बर्बाद। ये कोई मतलब वो नहीं है, जवाब नहीं है। इनका हक है, देना चाहिए। अब महंगाई इतनी बढ़ रही है, बुढ़ापे का एक सहारा है, उसमें भी आप कटौती कर रहे हैं। ये जब लागू की थी उस टाइम सोचा था शायद लाभदायक होगा, लेकिन तजुर्बा ये हुआ ये लाभदायक नहीं। इसी वास्ते सारे देश के कर्मचारी और खासतौर पर हमारे हरियाणा कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए पूरा लगा रहे हैं। और हमने कहा है कि हमारी सरकार आएगी कांग्रेस की तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। लिहाजा पिछले चुनाव में जेजेपी ने ओपीएस बहाली का वादा किया। ऐसे में जेजेपी के स्टैंड को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ओपीएस और एनपीएस के बीच का रास्ता बताते नजर आ रहे हैं। देखिए, मैंने पीछे भी सीएम साहब से इस पर डिस्कशन करी थी। अगर हम एनपीएस और ओपीएस का डिफरेंशिएशन देखें तो सिर्फ 4% का है। 10% आज जमा करते हैं, वो 14% जमा करते हैं। अगर स्टेट विलिंग है, और इस पे हम विचार भी कर रहे हैं कि जल्द हरियाणा भी कोई प्रपोजल लेके आएगी कि हम एनपीएस में ही 4% शेयर बढ़ाकर हमारे एम्प्लॉयज को
वो बेनिफिट दे दे जो ओपीएस में आ रहा था, तो मुझे लगता है एम्प्लॉयज भी सेटिस्फाइड है और अब इस स्कीम को बदलने की जरूरत थी। और हम तो केंद्र को भी ये जरूर कहेंगे कि केंद्र भी विचार करे कि इसको 10 से 14% वो भी करे, जिसमें एम्प्लॉय शेयर भी बढ़ जाए, स्टेट शेयर भी बढ़ जाए। आपको बता दें कि कर्मचारी ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों प्रदर्शन किया गया तो सरकार की ओर से ओपीएस को लेकर कमेटी का भी गठन किया गया और कमेटी की बैठकें भी हुई। पेंशन स्कीम ही गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दोनों के लिए बेनिफिशियरी है। लेकिन बात जैसा कि पहली मीटिंग में भी हुआ कि अब फिर बार बार वही बात आई कि हम भी इनके ऊपर डिस्कस करें। हमने हालांकि क्लियर ये बात हम बोल चुके हैं कि भी पहले जब ये मीटिंग रखी गई थी, ये कमेटी बनाई गई थी, तो ये कहा गया था कि ये हमारे तीनों अधिकारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पहले से ही सभी आंकड़ों के ऊपर चर्चा करके आएंगे। लेकिन अभी भी वो उनका अधूरा रहा। बार बार उनकी तरफ से आया कि आपने जो आंकड़े दे दिए इसके ऊपर हम दूसरी मीटिंग करेंगे। लेकिन ये हो सकता है कि ये इस मामले को लंबा खींचने का कुछ हो या हमारे आंदोलन को प्रभावित करने का हो, इसलिए हमारा निर्णय यही है। आज हमने क्लियर भी कर दिया कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए। बहरहाल कर्मचारी ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। सरकार ओपीएस को लेकर संभावनाओं और स्थितियों पर मंथन कर रही है, तो भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की सरकार में आते ही पहली कलम से ओपीएस बहाली का वादा कर रहे हैं। सवाल ये कि ओपीएस लागू करना कितना संभव है। चुनाव में वादा करने वाली जेजेपी का ओपीएस को लेकर अब क्या रुख है। खुद ओपीएस को हरियाणा में खत्म करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के ओपीएस बहाली के वादे पर कर्मचारी कितना यकीन करने वाले हैं, और क्या हरियाणा में भी ओपीएस चुनावी मुद्दा बनने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो क्या हिमाचल की तर्ज पर कांग्रेस को हरियाणा में भी चुनावी फायदा मिल सकता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो आज का मुद्दा क्या है आपने देखा, और आज के सवाल क्या है ये भी देख लीजिए। ओपीएस की मांग करना कितना जायज है और कितना पॉसिबल है, इसे लेकर बात होगी। क्या ओपीएस हरियाणा में भी चुनावी मुद्दा बनने वाला है? अगला सवाल ये कि क्या ओपीएस को लेकर राजनीति हो रही है, क्या कोरी सियासत इसे लेकर की जा रही है? ओपीएस को लेकर सरकार का रुख क्या रहने वाला है? हालांकि कमेटी का गठन तो किया गया है, लेकिन किसी परिणाम तक अभी नहीं पहुंचेंगे। ओपीएस की मांग कितनी जायज, अलग अलग पार्टियों की क्या है स्टैंड? कांग्रेस का अभी कहना कि हम लागू कर देंगे पहली कलम से अगर सत्ता में आए, तो क्या इस वादे पर कर्मचारी यकीन करने वाले हैं और क्या ओपीएस चुनावी मुद्दा साबित होने जा रहा है हरियाणा में? आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस से बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ हैं। इनेलो प्रवक्ता रजत पंजेटा जी चर्चा में जुड़ गए हैं। तो बीजेपी प्रवक्ता टीपू पोड़िया जी हमारे साथ हैं। ओपीएस संघर्ष समिति के प्रधान विजेंद्र धारीवाल जी भी चर्चा में हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत धारीवाल जी आपसे ही करेंगे। क्यों सरकार ओपीएस बहाल करे? ज्योति जी धन्यवाद। आज आपने 2 लाख कर्मचारियों के इस मुद्दे को दोबारा से आपके चैनल के माध्यम से उठाने का काम किया। आपका सवाल है कि सरकार ओपीएस क्यों बहाल करे। ये सरकार का दायित्व बनता है कि एक कर्मचारी 20 से 25 साल की सेवा सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने का काम करता है, और सरकारी नियमों में बंधे होने के कारण हम अन्य कोई व्यवसाय भी नहीं करते। तो सेवानिवृत्ति के बाद हमारा जीवन स्तर जो का जो बना रहे, इसलिए संविधान ने हमारे लिए पुरानी पेंशन नीति का प्रावधान किया गया था। और पुरानी पेंशन नीति में कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होता था, उस समय का जो उसका बेसिक वेतन था उसके 50% उसको पेंशन के तौर पर दिया जाता था, ताकि वो अपना जीवन यापन आसानी के साथ कर सके। उसका जीवन स्तर जो का त्यो बना रहे, उसके मान सम्मान, स्वाभिमान और सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए पुरानी पेंशन नीति को लागू किया गया, और उसी चीज को देखते हुए हम इस चीज की मांग कर रहे हैं। दूसरी बात, जब 2004 के अंदर पुरानी पेंशन नीति को खत्म किया, और मुख्यमंत्री जी का बयान हमने परसों का भी अभी बयान नया सुना कि हमने पेंशन खत्म नहीं की बल्कि नई पेंशन योजना लागू कर दी। जो नई पेंशन योजना लागू की गई वो तो पूरी तरह से बाजार आधारित योजना है, उसका कर्मचारी को तो फायदा हो नहीं रहा। ये आंकड़ों के साथ हम कई बार सरकार से वार्ता में उनके सामने भी बात रख चुके हैं, और वार्ता के बीच में सरकार और उसके जो अधिकारी है वो इस बात को मान भी चुके हैं कि जो हमारे वेतन का 10% और सरकार जो आम जनता का पैसा है सरकारी खजाने का 14% बाजार में निवेश कर रही है, उसकी वापसी की तो गारंटी है ही नहीं। ना उसकी वापसी की गारंटी, ना ही निश्चित पेंशन की गारंटी। अब हमारे कुछ कर्मचारी जो रिटायर हो रहे हैं 15 से 16, 17 साल की सर्विस के बाद, जब उनको
रिटायरमेंट के बाद 40% अमाउंट की एन्युटी खरीद कर दे दी जाती है, तो उसमें 5 से 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट का ब्याज मात्र उसको पेंशन के तौर पे दिया जा रहा है। मतलब हमारा पैसा जमा रखा जाएगा, उसका ब्याज हमें पेंशन, क्या हमारे अमाउंट के ब्याज को पेंशन कहा जाएगा? और जो पेंशन बन रही है वो लगभग 1 लाख के ऊपर 400 से 500 रुपए पेंशन। अगर एक एम्प्लॉय का 10 लाख रुपए रह जाता है तो उसका तो 5,500 रुपए पेंशन बनती है। और जो सी, डी और बी ग्रुप के हमारे कर्मचारी 30 साल की सेवा भी अगर करते हैं तो 30 से 35 लाख रुपए उनका टोटल जमा होने वाला नहीं है इसके अंदर। तो उसका 40% अगर लगाते हैं तो वही 4-5 हजार तक की पेंशन तक अब सिमट कर रह जाएंगे। आप बताइए, आज से 15 साल के बाद क्या 4-5 हजार रुपए में, और जहां बुढ़ापा पेंशन की राजनीतिक दलों में होड़ लगी हुई है, दुष्यंत चौटाला भी 5100 रुपए की घोषणा कर चुके हैं, और जो हमारा कर्मचारी रिटायर हो रहा है उसकी तो बुढ़ापा पेंशन से भी कम पेंशन लग रही है। इसके अलावा मैं ज्योति जी अगर आपको बताना चाहूँ, हर महीने हमारा जो पैसा आज कट रहा है उस पैसे के बराबर भी पेंशन हमारी नहीं लग रही जितने कर्मचारी रिटायर हुए। तो हमारी ये मांग है कि हमें बाजार के हवाले क्यों छोड़ा जाए? सरकार का हम काम करते हैं, सरकार की नीतियों तक को आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो सरकार का दायित्व बनता है कि हमारे बुढ़ापे में हमारी सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। विधु रावल जी, कमेटी गठित की गई है और शायद 2 बैठक कमेटी की हो चुकी है, सरकार का क्या स्टैंड है? सरकार क्या चाहती है ओपीएस को लेकर? ज्योति जी, ऑन द ऑनसेट आप सबको नमस्कार। जो टीवी चैनल पर हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी, आपके पैनल को और आपको खुद को भी नमस्ते। देखिए, ये आपका सवाल खड़ा करना पहली बात कि ओपीएस बहाल क्यों करें, मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है, और वो एक मानसिकता की तरफ जो बढ़ती हुई बात है उसको लेकर त्रुटि है। मुझे इको आ रही है, प्लीज इको को फिक्स करवा दीजिए। पीसीआर ध्यान दें इस बात पर जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये ओपीएस बहाल क्यों करे, इसका मतलब है कि ओपीएस लगा हुआ था, अचानक से जो कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलना था अचानक से सरकार ने ओपीएस हटा लिया, ऐसा नहीं है। साथ ही अभी विजेंद्र धारीवाल जी ने कहा कि हमारे लिए पुरानी पेंशन का प्रावधान किया गया था, यह भी एक झूठ है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। जब एम्प्लॉयमेंट ली गई उस समय एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस बिल्कुल क्लियर थी कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो है ये फॉर्म्स निकले हैं, आपने फॉर्म्स को अप्लाई किया है, आप पूरे के पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में से निकले, आपने खुद चूज किए अपॉइंटमेंट और उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट ली। ऑन ऑनसेट ये बात है। इसके बावजूद भी जो है चर्चा चल रही है, सरकार जो है जनहितैषी होती है। अगर एक वर्ग ने मांग उठाई है, मांग कितनी जायज है कितनी जायज नहीं है इसका विश्लेषण हो सकता है, अलग अलग पक्षों की बात आ सकती है, लेकिन ये कहना कि हमें पेंशन मिल रही थी और काट दी गई, गलत है। पेंशन नहीं मिल रही थी, आपको पहले से बताकर ये नौकरी ली थी आपने कि ये एनपीएस के तहत नौकरी है। उस समय ऐसा नहीं था कि ओपीएस के तहत थी। अब मैं कहता हूं असली चर्चा पर आता हूं। दरअसल 1999-98 में जो ऐसे दवे की जो समिति थी जिसने पूरा का पूरा ये जिसको कहते हैं कि ये ब्रेन चाइल्ड एनपीएस का जो लेकर आई, उसने 4-5 मोटी मोटी फाइंडिंग्स की। पहली बात तो ये कि 97% बुजुर्गों के पास उस समय सोशल सिक्योरिटी का कोई साधन नहीं था। यानी ये जैसे कह रहे हैं कि हम रिटायर होने के बाद क्या, तो 97% के पास कोई 1 रुपए की भी सोशल सिक्योरिटी का नहीं था। 57% जो वर्क फोर्स थी, जो कहीं ना कहीं काम करती थी, उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी का नहीं था। और जो 43% पैसा था वो केवल 6% लोगों के पास सैलरीज के रूप में जा रहा था। तो ये 3 फाइंडिंग्स थी। इसके बाद एक व्यवस्था का परिवर्तन किया गया। ये जब कहते हैं ओपीएस वर्सेस एनपीएस, तो मुझे लगता है ये एक बेईमानी की बात हो जाती है। बात करें पुरानी व्यवस्था वर्सेस नई व्यवस्था, पहले क्या होता था, सैलरीज बहुत कम हुआ करती थी, एट पार नहीं होती थी, मार्केट के एट पार नहीं होती थी, जिसके कारण जो बेस्ट ऑफ टैलेंट है, और वो हो सकता है पैसा कम मिलने के कारण जो है या तो प्राइवेट नौकरियों की तरफ जा रहा था या देश से बाहर जाकर नौकरी लेने का पसंद कर रहा था। तो एक ये चिंता की गई कि बेस्ट ऑफ टैलेंट जो है क्या उसको हम अच्छी सैलरी देकर यहां पर रोक सकते हैं। उसी के साथ बात थी कि सैलरी पहले एट पार नहीं थी, लेकिन ओपीएस था साथ में। बाद में बात की गई क्या जब व्यक्ति का कमाने का समय होता है तब उसको हैंडसम सैलरी देकर उसी से कहा जाए कि आप खुद अपनी बचत भी कर सकते हो, आपके पास पेन प्लान्स हैं, क्या ऐसा कर सकते हो। इस नाते बहुत सारे लोगों को
सरकारी जॉब जो है ल्यूक्रेटिव और लगने लगी। इसके साथ साथ ये भी बात जो है चर्चा में आई कि जब पैसे की सबसे अधिक आवश्यकता है, जब व्यक्ति 25, 30, 35, 40, 45 साल का है, जब उसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसको तब अच्छी सैलरी दी जाए। बनस्पत की जब वो 60 साल का हो चुका है, उसके बच्चे भी जो है 35 साल के हो चुके हैं, जो कमा सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं, केवल 60 साल के व्यक्ति को अपने लिए देखना है, क्या उस समय एक हैंडसम बड़ा पेंशन दी जाए? हैंडसम तो भी नहीं थी, क्योंकि सैलरीज ही कम थी, तो सैलरीज के हिसाब से पेंशन थी। लेकिन उस व्यवस्था को देखते हुए अब जब हम बहस करते हैं ओपीएस वर्सेस एनपीएस, तो मुझे लगता है बहस बेईमानी की बहस है। हम बात करें पुरानी व्यवस्था जिसमें सैलरीज बहुत कम थी और उसी के अनुरूप पेंशन थी, या नई व्यवस्था जिसमें सैलरीज बहुत अच्छी हैं, एट पार, दुनिया के अंदर एट पार है आज भारत की सरकारी सैलरीज, चाहे वो राज्य सरकार की है चाहे केंद्र सरकार की है, प्लस एनपीएस जिसमें उसको कहा जा रहा है कि ठीक है 10% तक का तो अभी भी हम ही निवेश कर रहे हैं, लेकिन यानी सरकार निवेश कर रही है, लेकिन आप अपनी जवानी के समय अपने पैसे को अपने बेहतर तरीके से लगाने का करें। ये दो व्यवस्था है। पुरानी व्यवस्था ले लीजिए जिसमें सैलरीज पुअर थी, या नई व्यवस्था ले लीजिए जिसमें सैलरी बहुत अच्छी है। क्या ग्राउंड क्या था इस फैसले का? आपने इस बात का जिक्र किया कि पहले उत्तर में बजरंग दास जी 2006 में हुड्डा साहब सरकार में थे, पहला कार्यकाल, उसके बाद भले ही बहुमत से नहीं आए लेकिन दूसरी बार भी सरकार बनाई। 2006 में हुड्डा साहब को लगता था कि बजट पर भारी है ये ओपीएस का खर्च, हरियाणा में इसे खत्म कर दिया गया, लेकिन अब चूंकि नेता विपक्ष हैं, अब विपक्ष में बैठे हैं, अब चुनाव करीब आ रहे हैं, तो हुड्डा साहब कहते हैं पहली कलम से लागू कर देंगे अगर सत्ता में आए। आपकी आवाज नहीं मिल रही है बजरंग जी। ज्योति जी आवाज आ रही है मेरी आपके पास? जी अब आ रही है सर, बोलिए। हाँ ज्योति जी, ऐसे है, हमारी जो राष्ट्रीय कार्य समिति जो है कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने एक फैसला लिया हुआ है, कहीं भी जहां हमारी सरकार होगी उस सरकार के अंदर ओपीएस लागू करेंगे। जैसे 30 स्टेटों में हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में या हिमाचल में, हाँ। तीनों स्टेटों में हमने ये लागू किया है। और हुड्डा साहब ने स्पष्ट तौर पे कहा है, विधानसभा में भी कहा है, विधानसभा के पटल पर भी कहा है कि हमारी सरकार आने पर हम ओपीएस लागू करेंगे। जहां तक की स्थिति है, मेरी तो सरकार से एक ही अपील है, सरकार लगातार बातचीत कर रही है सरकारी कर्मचारियों से, और एक कमेटी भी सरकार ने बनाई है। सरकार इस समस्या का समाधान निकाले, और मेरी उनसे यही मांग रहेगी कर्मचारियों की मांगों को पूरा करते हुए ओपीएस लागू करें। और मैं आपके चैनल के ऊपर मैं दावे के साथ कहता हूं, हरियाणा में 2024 में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो पहली कलम से हम ओपीएस लागू करेंगे। जिस प्रकार आपने देखा हिमाचल के अंदर सरकार बनते ही 5 दिन बाद मंत्रिमंडल में फैसला लिया गया, उसी प्रकार हुड्डा साहब ने एक बार नहीं अनेकों बार हर जनसभा के अंदर, हर मीटिंग के अंदर, प्रेस वार्ता में, आपके चैनल के ऊपर भी उन्होंने कई बार बयान दिया हम ओपीएस लागू करेंगे। आप देखिए, जहां सफाई कर्मचारियों की बात है, सरकार ने सफाई कर्मचारियों से वायदा किया कि हम आपको जो कच्चे कर्मचारी पक्के करें। यहां तक कि दिवाली के समय में एक लंबी हड़ताल सफाई कर्मचारियों ने रखी, 11 दिन हड़ताल चली, और पूरे हरियाणा के अंदर गंदगी के बड़े बड़े ढेर लग गए। और सरकार ने फिर पुण्य उनसे बात करके फिर कहा ये दिवाली का सीजन है, उसके बाद हम जल्दी 1 महीने में आपको रिजल्ट देगा। काम सवाल ले लीजिए, महीना भी बीत गया, उसके बाद भी आप टॉपिक पर रहे बजरंग जी, सफाई कर्मचारियों पर बात करने बैठेंगे तो पूरी डिबेट उसी पर चली जाएगी। नहीं सुनो, ओपीएस अगर इतनी अच्छी थी तो ठीक है, हुड्डा साहब को आज ही लग रहा है कि गलती हो गई। ज्योति जी सुनिए, 2009 में भी तो आप लोग चुनाव में गए थे। ज्योति जी, मैं जो बात कर रहा हूं, मैं गए थे, वो भी आपको बता दूंगा। जो आपने सवाल किया था 2006 का, उस पे भी आऊंगा। 2006 में खुद ही खत्म करते हैं, 2009 में भी सरकार बना लेते हैं। 2009 में भी सरकार बनाई, उस वक्त इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ये भूल हो गई।
अब तो भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि भारी भूल हो गई, इसको सुधारे या तो सरकार अभी से ठीक कर ले या फिर हम पहली कलम से ठीक कर देंगे। तो क्या 2006 से लेकर 2014 तक का वक्त काफी नहीं था इस भूल के एहसास के लिए? नहीं, यही कहना चाह रहा हूं मैं। आप समझिए, आज आप नहीं, आपके चैनल पे मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, केंद्र सरकार के बिना हम ओपीएस लागू नहीं कर सकते। उन्होंने एक सिस्टम बनाया है। और ये भी देखो आप, ये जो ओपीएस की योजना जो थी कैंसिल करी किसकी समय की है? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, हमारे आदरणीय वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ये योजना अप्रैल 2004 में के तहत अप्रैल 2004 में अटल सरकार ने, एनडीए सरकार ने खत्म किया देश में। लेकिन 2006 में, जनवरी 2006 में हुड्डा साहब यहाँ पे खत्म कर देते हैं। तो देखिए, राज्यों ने अलग अलग टाइम पर इसे खत्म किया, एनपीएस को लागू किया। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एनडीए सरकार ने 2006 में कहा हो, तब तो आप लोग सरकार में थे, आप लोग सरकार में थे। ज्योति जी, कुछ राज्यों में आज तक भी खत्म नहीं किया। बिल्कुल ये मैंडेटरी नहीं था राज्यों के लिए, बिल्कुल मैंडेटरी नहीं था कि आप इसे खत्म करें या एनपीएस को लागू करें। ये राज्यों पर छोड़ दिया गया फैसला था। मैं बता रहा हूँ ज्योति जी केंद्र, ये स्टेट की सरकार किसके अधीन आती है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो केंद्र में भी आप लोग थे जब इसे, केंद्र में भी आप लोग ही थे जब इसे राज्य में खत्म किया गया? नहीं थे। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, या तो इनको बुलाओ, ज्योति जी, मैं चुप हो जाता हूँ, इनको बुला लो, मैं चुप हो जाता हूँ। बीच बीच में बार बार टोका टोकी कर रहे हैं ना, आप इनके समय में खुद बोल लेना। मैं ज्योति जी, मुझे आधा मिनट समय दो पूरी बात रखने की। मैं ये बताना चाहता हूँ, केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव लेकर आई, केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन योजना कैंसिल करके आपके सामने है। 2004 के अंदर 2003 में प्रस्ताव आई, 4 में कैंसिल हुआ, हमने 2006 में। और जबकि हुड्डा साहब ने कहा वो हमारी भूल रही है, और भूल सुधार लो भाई। विधानसभा में कहा है, आप कहते हो कि भूल हुई है, तो आप इस भूल का ठीकरा तत्कालीन एनडीए सरकार पर फोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हुड्डा साहब तो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भूल हुई, आप ही अलग ही तर्क लेकर आ रहे हैं कि केंद्र सरकार ने किया था। विदु जी आएंगे आपके पास, मेरा प्रयास है कि मैं ओपनिंग स्टेटमेंट ले लूं। ठीक है, आप संक्षिप्त में अगर कुछ कह पाए। बजरंग दास जी, आपका समय पूरा होता है, आप काफी बोले अभी तक। विदु राव जी बहुत जल्दी से 2 बात मुझे बोलना ही नहीं दिया ज्योति जी। सर, आप जब एक बहुत विस्तृत उत्तर अपना कंप्लीट कर चुके थे, उसके बाद मैंने आपको टोका, कुछ और सवाल आपसे पूछे, आप एक बहुत बड़ा आंसर दे चुके थे। आप सफाई कर्मचारियों की, वर्गों की बात कर चुके थे, उसके बाद मैंने आपको टोका था। अभी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सुने। मैं ये बताना चाहता हूँ ज्योति जी, जेजेपी ने 2019 ठीक है, जेजेपी के बाद जेजेपी से करेंगे। पहले ही उत्तर में आप डायरेक्ट हो रहे हैं, आपको टाइम मिलेगा अभी। सरकार बनी है, आप और टाइम ले चुके हो बजरंग दास जी, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है आपकी। पहली अप्रैल 2004 को इम्प्लीमेंटेशन का फैसला जो है लिया गया, और उसकी नोटिफिकेशन आ रही है 15 जुलाई 2004 को। 22 मई 2004 को केंद्र में यूपीए की सरकार बन गई थी। ये जो नोटिफिकेशन है 15 जुलाई 2004 का, 2 महीने बाद का है केंद्र की बात। और नोटिफिकेशन क्या कह रहा है? स्टेट्स को कोई बाध्य नहीं कर रहा है, स्टेट्स का तो जिक्र नहीं है इसमें तो क्या है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होगी। उसके बाद चिदम्बरम जी, मनमोहन सिंह जी का हाथ पकड़ हमने कब ज्योति जी कहा बातें हैं, ज्योति जी हमने कब कहा बातें हैं, ज्योति जी मैंने कभी बातें की बात नहीं कही, ज्योति जी बातें की बात नहीं की। जब केंद्र सरकार ने आई है वह तो ठीक है, केंद्र सरकार वह ठीक है, बीच में क्या हर पॉइंट में बीच में एक 2 बार बोल रहे हैं, ठीक है। हरियाणा मतलब लागू कर दिया तो क्या ठीक कर लो भाई, कांग्रेस भाई, भारतीय जनता पार्टी ठीक कर ले, जेजेपी ने घोषणा करी है वो भी लागू कर ले। जिसने रोका है कि रोका है सरकार, जेजेपी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लागू कर ले, रोकता कौन है?
और क्या अच्छा है ये मनमोहन सिंह बात थोड़ी आप बार समय उसके बावजूद भी हमारा समय काटते प्रदेशों ने लागू नहीं किया मनमोहन सिंह की बात मानकर। ठीक है विदु जी आपकी बात आ गई है। केंद्र में भी 13 प्रदेशों ने मनमोहन सिंह की बात नहीं मानी, हुड्डा ने मान ली। बिल्कुल, हुड्डा साहब ने मान ली, पहले ही कार्यकाल में मान ली। ठीक है, ये मैंने इनसे पूछा भी। टीपू जी, आप लोगों ने वादा किया था ओपीएस बहाली का, क्या हुआ वादे का? ज्योति जी, जननायक जनता पार्टी ने चुनाव से पहले हरियाणा के सभी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ देने का वादा किया था। हमारे मैनिफेस्टो में ओपीएस का लाभ देने का वादा था और आज भी हम अपने वादे पर, अपने प्रोमिस पर कायम हैं। आज जो गठबंधन की सरकार ने कमेटी बनाई है, चलो कमेटी एक उचित फैसले पर नहीं पहुंची है, लेकिन जैसे जो संघर्ष वाली समिति के अध्यक्ष जी की बात भी मैं सुन रहा था, तो जैसे कि कमेटी ने आपस में बैठकर बात की है, तो सरकार की जो मंशा अभी हाल ही में, अगर मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जिन्होंने फार्म 2005 में 2006 में भरा था और जिनकी ज्वाइनिंग 2007 या 8 तक हो पाई थी, लगभग 800 से ज्यादा ऐसे कर्मचारी हैं जिनको ओपीएस में शामिल करने का काम किया गया है। तो सरकार की जो मंशा ये है कि ज्यादा से ज्यादा भी कैसे ओपीएस का जो लाभ है वो एनपीएस की जो स्कीम है उसमें दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा जो कर्मचारियों को लाभ दिया जा सके। और जिस प्रकार केंद्र सरकार ने भी कमेटी बना रखी है भाई, एक तो इसमें जेजेपी का क्या रोल है? आपने पहली बार कह दिया कि हम तो कायम है, आपके कायम होने से क्या हो गया? ज्योति जी क्यों नहीं हो गया? कायम होने से क्यों नहीं हो गया? नहीं, आप ये पूछ रहे हैं इसमें जेपी नहीं, आप ओपीएस बहाली की दिशा में जननायक जनता पार्टी ने कोई लड़ाई की क्या? आप ये कोई पूछ कदम आप लोगों ने उठाया क्या? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इसे पूरा कराने की दिशा में जननायक जनता पार्टी ने कोई कदम उठाया? खुद ही बोल लीजिए। अब जो केंद्र कर रहा है, बात नहीं सुननी है, क्या बात कर रहे हैं? नहीं सुननी तो आप आपको खुद ही बुलाया बोल क्यों है? लीजिए। अगर नहीं सुननी होती तो आपको क्यों फिर आप सुनिए ना बात। आप जब मैं बात अपनी पूरी कर रहा हूँ, आप फिर बीच में आप अपनी बात पूरी करेंगे तो मैं बीच में सवाल पूछूंगी। मैं सवाल पूछूंगी, आप नहीं डिसाइड करेंगे टीपू जी मुझे कब बोलना है। आप ज्योति जी, आप मेरे को एक बात का जवाब दीजिए। भाई जेजेपी अलग से कोई कमेटी थोड़ी ना बनाएगी, जेजेपी सरकार में, सरकार ने कमेटी बनाई है। तो सरकार का तो कमाल कर रहे हैं। सरकार की जो बड़ी नहीं, जो लीडिंग पार्टी है सरकार में, जो बड़ी पार्टी है, उसका तो चुनावी वादा नहीं था। वो तो अभी ये मान रहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चूंकि केंद्रीय वित्त मंत्री की आप बात करें या फिर सीएम भी एक व्हाट्सएप मैसेज का जिक्र करते हुए कह चुके हैं कि दिवाली जैसे हालात हो जाएंगे देश में अगर ओपीएस को बहाल कर दिया जाता है। विधु जी ये पूरा ग्राउंड ही क्लियर कर रहे थे कि ओपीएस को खत्म करने की नौबत क्यों आई थी और इसके क्या फायदे हैं। अब आपको परेशानी भी है कि मैं आपको बीच में टोक रही हूँ। तो जननायक जनता पार्टी ने अपने चुनावी वादे को लेकर कौन सी लड़ाई लड़ ली है, बताएं। भाई जननायक जनता पार्टी का जो चुनावी वादा था भी ओपीएस का ज्यादा से ज्यादा लाभ हम कर्मचारियों को दे सके, ये वादा था। ये आज इस वादे पर आज भी कायम है। अच्छा। भाई सरकार ने जो कमेटी बनाई है, कोई हम अलग से कमेटी थोड़ी ना बनाएंगे। आज सरकार इस पर डिस्कशन कर रही है। आज सरकार ने जो संघर्ष बाल जो समिति है उसको बुलाया है, उससे बातचीत की है। अच्छा। अभी सरकार इस पर चर्चा कर रही है। बीच में एक ऐसा कंसेप्ट को लेकर के आने की तैयारी जो सरकार कर रही है। सरकार इस पर युद्ध स्तर पे काम कर रही है। भी कैसे कैसे जो हमारे स्टेट के कर्मचारी हैं, जिनकी ये मंशा है, जिनकी ये इच्छा है भी ज्यादा से ज्यादा ओपीएस का जो लाभ हमें मिल सके, भी कैसे हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ एक सामंजस्य बिठा करके इस पर हम काम कर सके, तो सरकार इस पर काम कर रही है। तो चुनाव से पहले कहा था क्या ये फाइनेंशियल सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन, जो भी अब आप जो कह रहे हैं, ये कहा था? ज्योति जी, जब कोई भी सरकार जब चलाती है, अब जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो बार बार जो अपनी बात में जो जेजेपी पर बार बार सवाल उठा रहे थे और इस बात को ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि भी कांग्रेस ने इसको खत्म करने का काम किया था। आज ये सत्ता से बाहर है, सत्ता से दूर है। मत जाइए, इनको भी मैंने कहा था आप अपना उत्तर दीजिए ना। ये अपना उत्तर हम दे चुके हैं, अपना उत्तर दे चुके हैं। इसमें भाई उत्तर क्यों नहीं दे चुके? अभी जननायक जनता पार्टी ने यह वादा किया था कि भी ओपीएस का लाभ सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। अच्छा। अब ज्यादा से ज्यादा कैसे ओपीएस का लाभ कर्मचारियों को दिया जा सकता है, उस पर सरकार काम कर रही है। अच्छा। आप इस आंसर को एडमिट कर ही नहीं रहे, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? नहीं, ज्यादा से ज्यादा मैं कैसे एडमिट कर लूँ? क्या एडमिट कर लूँ? इसमें क्या है एडमिट करने वाला? क्या एडमिट करूं? कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दे दिया, ये एडमिट करूं मैं? वादे पर कायम है तो क्या वादे पर कायम है? अगला साल तो चुनावी साल है, चुनाव में जाएंगे।
तब भी कह दीजिएगा वादे पर कायम है, अगली बार के लिए वादा कर दीजिएगा। अब मैं हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं केवल फैक्चुअल बातें करूंगी। आप सुनिए अभी रजत जी, सभी पार्टियों के अपने अपने वादे हैं। कांग्रेस तो कहती है कि जहां जहां हम लोग सरकार में हैं वहां लागू कर रहे हैं और जहां जहां सरकार में आएंगे वहां लागू करेंगे। बीजेपी का अपना पक्ष है, बीजेपी ने पिछले चुनाव में वादा किया था। गलत कह रहे हैं, इनेलो ऐसा यहाँ पर टीवी पर गुमराह कर रहे हैं ये। ठीक है, उस पर भी हम आएंगे कि क्या स्थिति है। नहीं दे रहे हैं ये नहीं दे रहे हैं। कितना पॉसिबल है, क्या की स्थिति, क्या प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, उस पर चर्चा होगी, अगले राउंड में उस पर होगी। अभी पहले उत्तर लेते हो, इनेलो जो भी बयानबाजी हो रही है ओपीएस को लेकर, अलग अलग जो पक्ष हैं उन्हें कैसे देखती है रजत जी? देखिए ज्योति जी, सभी प्रवक्ताओं का जवाब दूंगा मैं एक एक करके। पहले तो 2003 में इसके ऊपर कानून बनाया था, 2004 में इसको लागू किया था भाजपा की सरकार। एक सबसे अहम सवाल जो है वो पहले कांग्रेस से शुरुआत करते हैं कि आपने तब जब ये कानून 2003 में लेके आए, नोटिफिकेशन हुई, गैजेट नोटिफिकेशन हुई, आपने तब, जैसे ये 3 काले कानूनों का हमने विरोध किया, कांग्रेस ने भी, आपने तब इसका विरोध क्यों नहीं किया सदन में, पार्लियामेंट? उल्टा हमने ये लागू भी नहीं करी। जब ये चलो आ गई, स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया गया इसको, तब आप एक बात बताइए, तब आपने ये लागू क्यों की? लागू करने वाले आप, सेंटर में आपने इसका विरोध नहीं किया। और आज आप बात करते हो यहाँ टीवी चैनल पे बैठ के, चलो 2000 आप मान लिया, आपको इससे गलती होगी 2006 में, आपने बड़ा अहम सवाल उठाया कि आपकी जब दोबारा सेकंड टर्म आई तब आपने क्यों नहीं इसको विड्रॉ कर लिया, तब आपने ओपीएस क्यों नहीं लागू करी? सबसे अहम सवाल। देखिए, अधर में ये पहला मुद्दा नहीं है, जाट आरक्षण का मुद्दा हो, स्वामीनाथन रिपोर्ट का मुद्दा हो, गेस्ट टीचर का मुद्दा हो, ये सभी, ये हुड्डा जी सभी के सभी को अधर में लटका के चले गए, किसी को भी इन्होंने सिरे नहीं चढ़ाया। हर चीज का इनको मतलब यह है कि लटका दो उस चीज को, ये इनका लटकाया हुआ काम है। ये कर्मचारी संघ के बैठे हैं वीरेंद्र जी, इनको भी ये चीज समझनी चाहिए, ये आपके साथ गलत कौन कर रहा है। हमारे समय में हमने इसे लागू नहीं किया, 4 लाख पक्के कर्मचारी थे और हम कोई भी बात ये जजपा की तरह नहीं बोलेंगे। अगर हम 7500 पेंशन बोल रहे हैं तो हम 7500 बुढ़ापा पेंशन करेंगे पहली कलम से, ना कि आखिरी साल के आखिरी महीने के अंदर ये बोलेंगे कि हमारे पास 40 विधायक नहीं है। जब आपको सारे अहम महकमे लेने होते हैं, जितनी शिद्दत आप ये महकमे लेने में लगाते हो, उतनी शिद्दत आप ये 5100 करने में भी लगा देते। जो लड़ाई आपने इतने महकमे, मलाईदार महकमे लेने के लिए करी, वो आप मेहनत पहले कहते नहीं, पहले 5100 करो, मुझे महकमे 4 कम दे दो, लेकिन पहले 5100 अड़े आप नहीं अड़े आप। या टीवी पे बैठ के, अच्छा इनकी एक और पोल खोलता हूं, अभी आपने बाइट चलाई थी, दुष्यंत चौटाला क्या बोल रहे थे कि हम ओपीएस लागू ही नहीं करेंगे, हम एनपीएस में संशोधन करेंगे 4% का। क्या उससे इनका जो इनकी पेंशन होनी है क्या बढ़ जाएगी? इनकी पेंशन क्या, इनको जो विधवा को मरने के बाद पेंशन मिलती थी वो मिल जाएगी? जो प्रोविडेंट फंड 2 बार ही निकालना होता था वो निकल जाएगा? कि ग्रेचुटी कुछ नहीं मिलेगा इनको। ये ओपीएस के अलग बेनिफिट्स हैं, जो बुढ़ापे का सहारा होता है। इतने बार आप इतने साल सेवा करते हो, सरकार की नीतियों को लागू करने में सरकार के सारे जो हुकुम होते हैं वो आप लागू कराते हो, फील्ड में आप हो, क्या मिलेगा इनको बाद में? क्या सिक्योरिटी है इनकी? उसके बाद इन्होंने प्रोविडेंट फंड, जब आप मार्केट के भरोसे कैसे छोड़ सकते हो इनको? आज देख लो, शेयर मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, सरकार एक सिक्योरिटी के लिए देती है। एलआईसी तक का तो पैसा लगा दिया, इतनी फ्लक्चुएशन है, क्यों आप इनको मार्केट के भरोसे एक्सपोज कर रहे हो? क्यों ये इसका रिस्क ये ले? इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। व्हाई ये गवर्नमेंट पीपल शुड बी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। उसके बाद चलो कांग्रेस के बाद इन्होंने बात करी, आपके क्या बात करते हैं, बीजेपी के जो बोल रहे थे। देखिए, आप जो बात समझाने की कोशिश कर रहे हो, आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ कर्मचारी संघ से भी बैठे हैं, अब इसके ड्रॉबैक्स जो है बहुत पहले से लोगों को आने शुरू हो गए थे। आप सिर्फ ये कह रहे हो कि इन्होंने तब एग्रीमेंट साइन किया था, तब एम्प्लॉय, जब आप जॉब ले रहे थे। ऐसा नहीं है, ये सरकार के हाथ में है, सरकार के हाथ में है सारा कुछ। चलो आपने एक रूल बना दिया, तब अभी आपने कहा कि किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, लेकिन जब सरकार ने लागू करना होता है तब सरकार क्या जवाब देती है? इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है। सरकार सिर्फ अपना ये ले लेती है, अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है। कौशल रोजगार आया,
तब अभी आप जान के हैरान हो जाएंगे, केवल 1 साल की भर्ती है, सिर्फ 1 साल। रजत जी, आपने 1 साल की भर्ती है। अगर आप 1 साल में सभी पार्टियों पर आपने सवाल खड़े किए हैं। विदु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विदु जी, ठीक है, जिसने जो भी किया, पास्ट में जिसने जो भी किया, देखिए, लेकिन वर्तमान में तो आपकी सरकार को फैसला लेना है। बड़ी संख्या है कर्मचारियों की, और एक बहुत जो सामने पड़ी चीज जो कहते हैं कि सबको नजर आ रही है, वो ये है कि अगर ओपीएस बहाल नहीं की जाती तो चुनावी नुकसान तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन जन की सरकार है, पूरे प्रदेश की सरकार है, प्रदेश के हर वर्ग की सरकार है। हम चुनावी राजनीति में बहुत ज्यादा जो है प्रदेश का अहित करके जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम हर वर्ग की चिंता करते हैं। अगर कर्मचारी वर्ग को भी ऐसा लग रहा है कि किसी प्रकार से उनका भविष्य जो है, उनका बुढ़ापा जो है सुरक्षित नहीं है, तो उसको लेकर चर्चा भी हो रही है, उसको लेकर बैठकें भी हो रही हैं। लेकिन क्योंकि कल को एक एन ब्लॉक का लोग वोट देने वाले हैं, इस किसी दबाव में हम कोई फैसला करने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लोग कम समझते हैं। हमें हिमाचल में इस प्रकार से कहा गया था, हम चाहते तो कांग्रेस की तरह झूठा वादा कर देते। झूठा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजस्थान के अंदर जो ये मार्च 2022 को 1 साल 2 महीने हो चुके हैं इनके लागू किए हुए, लेकिन वहां कर्मचारी ऑप्ट क्यों नहीं कर रहे? विजेंद्र धारीवाल जी उनके साथी राजस्थान की बात अपने भाषणों में तो कर रहे हैं। ये बताइए तो सही, राजस्थान के कर्मचारी क्यों नहीं गहलोत साहब की बात मानकर एनपीएस को छोड़कर ओपीएस को पकड़ रहे? क्योंकि साथ साथ इन्होंने एक शर्त लगा दी। इन्होंने कहा कि 12, 15, 18 साल से जो आप एनपीएस का पैसा जमा कर रहे थे उसको भूल जाओ, अब नए सिरे से जो है आज के दिन से आपकी पेंशन शुरू होगी। अब मेरा ये सवाल सीधा सा है कि ये जो गार्डन जिसमें रोजेज दिखाए गए हैं, क्या कर्मचारी इस तरह का भी मन बना सकते हैं कि अब तक की जो एनपीएस का उनका खुद का गाड़ी कमाई का पैसा जो उन्होंने 10% हर महीने की सैलरी में से 18 साल तक भर्ती जमा किया, उसको राजस्थान की तर्ज पर खत्म कर दिया जाए और नए सिरे से पेंशन दी जाए। और कमाल की बात तो राजस्थान की सरकार की यह है कि कर्मचारियों को तो कह रही है कि अपना एनपीएस का पैसा जो आपने अपनी गाड़ी कमाई का लिया है उसको भूल जाओ, लेकिन उल्टा केंद्र सरकार को कह रही है कि हम कर्मचारियों को नहीं देंगे, लेकिन 41,837 करोड़ जो है वो जो एनपीएस का जमा हुआ पैसा वो हमें दे दो। मतलब आप सरकार जो है राजस्थान की कांग्रेस की सरकार उस 41,837 करोड़ को तो खाना चाह रही है, कर्मचारियों को दे नहीं रही। इसलिए मैं आपके टीवी चैनल पर कह रहा हूं, ये चीज जो बहुत अच्छी सुथरी लग रही है सुनने में, राजस्थान के कर्मचारी भाई क्यों नहीं अपना रहे इसको? एक बार वहां का भी मॉडल स्टडी तो कर लो। ये यहाँ पर आकर चीखाचिल्ली कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ में दे दिया, राजस्थान में दे दिया। मुझे बताया कोई एक भी कर्मचारी जिसको ये पेंशन का लाभ मिला हो, जिसने ऑप्ट की हो, क्यों नहीं कर रहे? इस सवाल का जवाब भी तो कर्मचारी भाइयों को सोचना पड़ेगा। और फिर हरियाणा के अंदर अगर कोई भी व्यवस्था के अंदर कोई सुधार होता है तो उसी को बेस बनाकर हरियाणा में सुधार होना चाहिए। अंधाधुंध कुछ भी नहीं करना, सोच समझ के करना है। पूरा हरियाणा हमारा है, हरियाणा की पाई हमारी है। हमें यह भी देखना है कि हरियाणा में सोशल सिक्योरिटी सबसे अधिक अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं दी जा रही है 2750, तो वो हरियाणा में दी जा रही है। वो कब दी जा रही है? किस प्रकार से जब लागू किया गया था उस समय इस बात को माना गया था कि सरकारों के पास तनख्वाह और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं बचे थे। एक के बाद एक सरकारें कर्ज उठा रही थी तनख्वाहें देने के लिए, तब उस समय ये व्यवस्था बनी थी। दूसरी बात जो है, उस समय के मोन्टेक सिंह अहलूवालिया उस समय भी और आज भी जो कांग्रेस के प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन थे, सम पीपल से द मोस्ट साउंड वॉइस ऑफ इन इकोनॉमिक्स इन इंडिया, मनमोहन सिंह जी के खास, कांग्रेस के खास, वो कहते हैं कि करदाताओं के साथ कुठाराघात होगा। बिल्कुल। किस प्रकार से नीति आयोग के जो हमारे अब वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी, वो कहते हैं ये तबाह कर देगी इकोनॉमी को। इन बातों को, ये देश किसका है? ठीक है सर, आपने दो तीन वैलिड बातें जो कही मैं उनको आगे ले जाते हुए, और कोई एक नई व्यवस्था बिल्कुल एक आ गया है कि अर्थव्यवस्था को खत्म करने की रेसिपी है ये, ओपीएस को बहाल कर देना। धारीवाल जी, एक तो राजस्थान की बात करें, वहां भी हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है सभी दफ्तरों में। इस बात को भी सुनिश्चित करने का प्रयास है कि चुनाव के बाद जो भी सरकार बनेगी, कहीं जो फैसला लिया गया कि इसको पलट तो नहीं देगी। लेकिन जो एनपीएस का मुद्दा है, जो हिस्सा, जो शेयर अब तक कर्मचारी देते रहे, उसको राजस्थान सरकार मांग रही है कि राज्य सरकार को दिया जाए। तो क्या इस तरह से लागू किया जाएगा ओपीएस को फिर से? और क्या कर्मचारी इसमें खुश होंगे? जिसमें आप छत्तीसगढ़ की बात करें, हिमाचल की बात करें, राजस्थान की बात करें, क्या स्थिति है वहां पर और कैसे देख रहे हैं कर्मचारी फैसलों को?
देखिए ज्योति जी, मैं पहले तो विदु जी के एक सवाल का जवाब दे देना चाहता हूँ। कि जो बार बार जो बीजेपी और कांग्रेस जननायक जनता और इनेलो पार्टी के हमारे प्रवक्ता साथी हैं, वो एक दूसरे को ब्लेम करने की कोशिश करें किन्होंने लागू की, किन्होंने खत्म की। लेकिन हमारी ना तो हमने आज तक ये बात कही ही नहीं कि किसने खत्म की, और हमारी मांग है कि आज ओपीएस लागू कौन करेगा। दूसरी बात, अब जो बात आई है राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड की, राजस्थान के अंदर अगर राजस्थान की सरकार 41,000 करोड़ रुपए पीएफआरडीए से वापस मांग रही है, तो वो पैसा कर्मचारियों का और राज्य सरकार का पैसा है, जो 10% कर्मचारियों का मासिक काटा गया और 10% राज्य सरकार का। तो जो कर्मचारियों का पैसा, उसके ऊपर कर्मचारियों का ही राइट है, और वो राजस्थान सरकार से हमारी उसके ऊपर लगातार चर्चाएं भी चल रही हैं। राजस्थान सरकार का यही कहना है कि हम पीएफआरडी से पूरा 41,000 करोड़ वापस निकालकर जो आपका शेयर है आपको जनरल प्रोविडेंट फंड के अंदर वापस कर देंगे। तो उसको लेकर वो चर्चा है। लेकिन आज हरियाणा का मुद्दा है, तो हम हरियाणा के अंदर ये मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल कर। विदुर जी बार बार कभी मोन्टेक्सी का हलवा लिया, कभी किसी चीज का। विदुर जी मैं आपको बता दूं, हरियाणा सरकार के साथ हमारी 2 दौर की वार्ता हो चुकी है। जो आप बयानबाजी यहाँ पर कर रहे हैं ना, लेकिन जब वार्ता होती है तो वार्तों में आंकड़ों के ऊपर चर्चा की जाती है। हम पूरे आंकड़ों के साथ वहां पर पहुंचे थे। आपकी सरकार और आपके अधिकारी एक भी इस चीज को डिफेंड नहीं, एक भी अधिकारी इस चीज को प्रूव नहीं कर सका कि कर्मचारियों के पेंशन से किस तरह देश और प्रदेश दिवालिया हो जाए। कर्मचारी अपने इनकम के ऊपर भी टैक्स देता है। उसके दूसरी बात है, अगर आज खजाना, अगर प्रदेश और देश का खजाना खाली है, वो सरकार की नीतियों की वजह से खजाना खाली है, ना कि कर्मचारियों की वजह से। दूसरी बात मैं आपको और बता दूं, जननायक जनता पार्टी की लगातार यहाँ पर बात चल रही थी और टीपू जी बार बार कह रहे थे कि हम अपने वादे पर कायम है। जननायक जनता पार्टी इतना अपने वादे के ऊपर कायम है कि चुनाव से पहले हमें अपने दिल्ली आवास पर इनके प्रमुख दुष्यंत चौटाला जी बुलाकर ये वादा करते हैं कि हम सरकार बनते ही पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, और जब सरकार बन जाती है उसके बाद पेंशन बहाली संघर्ष समिति लगातार उनसे वार्ता का समय मांगती है, उनसे वार्ता करना चाहती है। आज तक उन्होंने वार्ता का समय नहीं दिया पेंशन बहाली संघर्ष समिति को। तो वो वादे पर कहाँ कायम है? जो मेरे सवालों से तो आपको बहुत परेशानी थी, जो उनसे बात ही नहीं करना चाहते तो किस तरह। दूसरी बात है, हमारा हम स्पष्ट कर चुके हैं कि हमें केवल और केवल पुरानी, ये बीच का रास्ता होता क्या है आखिर? हम बाजार के हवाले क्यों रहे? हमें नहीं चाहिए बाजार आधारित कोई नीति, हमें चाहिए सरकार उस पैसे को अपने पास रखे और उसी पैसे से हम आंकड़ों के साथ सरकार को ये बोल चुके हैं, जो सरकार अपना 14% शेयर आज पीएफआरडीए में बाजार में निवेश कर रही है, उसी 14% से अगले 15 सालों तक कर्मचारियों को पेंशन दी जा सकती है। विदु जी, यहाँ पर बयानबाजी राजनीतिक करना अलग चीज है, लेकिन आंकड़ों पर बात करना अलग। हम खुले तौर पर अगर ये दावा करते हैं, अगर सरकार खुले मंच पर भी हमारे साथ बहस करना चाहती है, मीटिंग करना चाहती है आंकड़ों के ऊपर, उसके लिए भी हम तैयार है। आएंगे विदु जी। अभी कांग्रेस से एक सवाल, बजरंग जी पिछले उत्तर में तो नाराज हो गए थे, लेकिन बजरंग जी मैंने आपको काफी समय दिया था पहले उत्तर कंप्लीट करने का। ठीक है धारीवाल जी, होगा प्रदेश दिवालिया होगा। बजरंग दास जी, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, अर्थव्यवस्था के जानकार हैं, वो तो इस बात को कह रहे हैं कि सीधा नुकसान है ये, सीधा। सीएम साहब भी एक मैसेज का जिक्र करते हुए कहते हैं कि दिवालिया होने जैसे हालात हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने, चूंकि चुनाव में हिमाचल में बहुत बड़ा मुद्दा था और डायरेक्ट इसका फायदा मिला है, तो क्या ऐसी संभावना कांग्रेस को यहाँ पर भी नजर आ रही है कि ओपीएस के सहारे चुनावी नैया पार करा लेंगे? देखिए ज्योति जी, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है कि चुनाव के लिए वायदा किया जाए भी जैसे हम आपको ओल्ड पेंशन योजना लागू कर देंगे। मेरे साथी बोल रहे थे पाई पैसा, आपके सामने हरियाणा का हमारा है भाई, पाई पैसा आपका है, जब भी तो आपने कर्जा लेकर करोड़ों लाखों करोड़ रुपए मलाई खाने का काम किया है, कहाँ लगा दिया पैसा? और ये जहाँ ओल्ड पेंशन देने की बात आती है, बात को टोपी की तरह घुमा के जी राजस्थान में यूं हो गया, छत्तीसगढ़ में यूं हो गया और हिमाचल में जहाँ स्थित वहां यूं हो गया। जब मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ओल्ड पेंशन योजना कांग्रेस की सरकार 2024 में, ज्योति जी पहले मैं बोल रहा था कुछ और, 24 के अंदर मैं आपको बताऊं, सरकार कांग्रेस की बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी
और भारतीय जनता पार्टी और धूल चटाने का काम करेंगे। पहली कलम से मेरे साथी कर्मचारी बैठे हैं, कर्मचारियों से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात भी हुई है और मेरी डिबेट आपकी जैसे कर्मचारी कहेंगे वैसे लागू करेंगे। तो एक बात बताता हूँ, आपने ये कहते केंद्र सरकार ने लागू कर दिया था, पूछते नहीं मनमोहन सिंह ने। हाँ देखो, कोई चीज लागू करोगे तकलीफ तो आएगी, आर्थिक बोझ तो बढ़ेगा। जब इनके कर्मचारी का तो आर्थिक बोझ है, जब लाखों करोड़ों में कर्जा लेकर कहाँ लगाए उसका कोई हिसाब किताब नहीं। हरियाणा को कर्जे में डुबो दिया, हरियाणा कर्जे में डुबो दिया। वो तो ठीक, कर्मचारी उनको देने के लिए कर्मचारी देने पैसा नहीं है, मलाई खाने के लिए पैसा है। जैकेट्स मिली हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स मिली हैं, सड़कें बनी हैं, सड़कें 3 गुना बनी है बड़ी। किस प्रकार बॉर्डर रोड्स बनी है, देश के पास एनिमेशन आया, देश के पास रिसर्च फैसिलिटीज बनी है, देश के अंदर एम्स खुले हैं। क्या बातें कर रहे हैं, कहाँ सोए हुए हैं आप, कहाँ पर सोए हुए हैं? गद्दारी की है वो पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर का, उसका बयान सुन लो। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, आप प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, आप चुप रहिए, वो माला कांड में कुछ मत बोलिए, आप चुप रहिए। रक्षा मंत्री कहते हैं चुप रहिए, नहीं आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज उसके खिलाफ उसके बोलने अनुमति क्या, उसके ऊपर भी आपने जो सीबीआई लगा दी। क्या मेरे साथी, आप क्या चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए किसी हद तक भारतीय जनता पार्टी जा सकती है, कुछ भी घटिया सा घटिया कार्रवाई कर सकती है। जात पात के दंगे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर दंगे भड़का सकती है, सारी दुनिया को पता है। यह सरकार बनाने के लिए कुछ भी करना पड़े, जनता का पैसा भी करना पड़े, कर सकती है। जो चीजें क्या की बात कर रहे हैं, ये कोई आप व्यक्ति नहीं है, ये लोग तो देश को बेचने वाले हैं। देश बिकने नहीं दूंगा, देश बिकने नहीं दूंगा। सारा देश बेच दिया, सारा देश बेच के रख दिया, सारा देश की निवासा कर दिया। 2 करोड़ लोगों को 2 साल नौकरी दूंगा, 2 नौकरी आपको मिली, पिछोड़ दूंगा, 250 झूठ की दुकान चला रहा है। चलिए समय कम है, चर्चा को वाइंड अप नेशनल हेराइन घोटाले को भूल गए क्या, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले को भूल गए क्या, भूल गए कि किस प्रकार से आदर्श देश के सैनिकों को, शहीदों को मिलने, उनकी विधवाओं को मिलने वाले फ्लैट्स में भी आदर्श घोटाला भूल गए क्या, भूल गए क्या देश? आप अपने दूध के धुले हुए ठीक है, अभी दोनों सुने, विनोद जी सुनिए आप और बजरंग दास जी आप सुनिए। अभी टीपू जी आपने कहा कि हम लोग कायम हैं, तो अब आगे क्या कदम उठाएंगे? क्योंकि बीजेपी का जो पक्ष है वो तो सभी के सामने स्पष्ट है, लेकिन आप लोग कभी कहते हैं कि बीच का रास्ता निकाला जाए, जो गैप है उसे किस तरह से बढ़ाया घटाया जाए। तो क्या इसी बात को लेकर चुनाव में जाएंगे इस बार कि हमने नया फॉर्मूला ढूंढ लिया पिछली बार के चुनावी वादे के अलावा ओपीएस को लेकर? ज्योति जी, चुनाव में जाने से पहले हम जननायक जनता पार्टी इसी चीज के लिए प्रयासरत है भी कैसे ओपीएस का ज्यादा से ज्यादा लाभ भी कर्मचारियों को दिया जा सके, और इसके लिए जो सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसी पर सरकार काम कर रही है। मैं रोकूंगी, ओपीएस का ज्यादा से ज्यादा लाभ क्या होता है कि ओपीएस को बहाल कर दिया जाए? सीधे शब्दों में क्यों नहीं बोलते हैं? ज्यादा लाभ क्या होता है? अगर ओपीएस को बहाल नहीं करेंगे तो कम या ज्यादा लाभ क्या होगा? ये तो हाँ या ना की स्थिति है ना, कि या तो बहाल किया जाएगा या फिर बहाल नहीं किया जाएगा। अब ज्यादा लाभ मिलेगा, क्या है सर, आप क्लियर करें। ज्योति जी बिल्कुल क्लियर है। जैसे भी कर्मचारी जो ओपीएस का लाभ लेना चाहते हैं भाई, उनका उनकी इच्छाओं को देख करके एक सामंजस्य बिठा करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ एक बैलेंस बना करके भी कैसे हम कर्मचारी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, इसके लिए जननायक जनता पार्टी प्रयासरत है। ठीक है, रजत जी आपका आखिरी कमेंट। देखिए ज्योति जी,
इस बात को कोई झुठलाया नहीं जा सकता कि हमारे समय में 4 लाख पक्के कर्मचारी थे और उस समय ओपीएस भी लागू थी और प्रदेश का खजाना भी भरा हुआ था। अगर आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो आज देश के ऊपर 165 लाख करोड़ का कर्ज है। अगर अर्थव्यवस्था खराब होनी है तो उससे खराब होगी। हरियाणा में लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज है। बीच में ना बोले। अगर सड़कें बन रही हैं तो लोग भारी टोल टैक्स दे रहे हैं, जनता टैक्स दे रही है, जनता जीएसटी दे रही है, जनता ने खून पसीने की कमाई से यहाँ टैक्सेस भर रहे हैं सारे के सारे। आप क्या करते हैं? आप कुछ नहीं करते हैं, केवल उस पैसे के ऊपर जो जनता कमा रही है उसके ऊपर पहले टैक्सेस लगाते हैं, फिर उनके रेट बढ़ाते हैं, चाहे जीएसटी है चाहे कुछ और है। तो पहले तो सरकार ये ना एहसान जताए आपका काम या जनता के पैसे का कस्टोडियन हो, ये आप अपने घर से किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, बल्कि जो जनता का पैसा है वो आपके हाथ में है। जब 590 तभी तो यहाँ लगा रहे हैं, अपने घर से ओपीएस भी नहीं देना है। जब 590 करोड़ खर्चा है एनुअली सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा का, 1 करोड़ 62 लाख खर्चा है केवल एडवर्टाइजमेंट, 1 करोड़ 62 लाख पर डे, 1 करोड़ 62 लाख पर डे केवल एडवर्टाइजमेंट पे जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई का भाजपा की सरकार करती है। आप बहुत छोटे से जवाब, वो पैसा आप ठीक है रजत जी, माफी के साथ सर समय कब गए। धारीवाल जी हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या हुड्डा साहब के इस वादे पर यकीन कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लागू करेंगे ओपीएस को? और दूसरा ये कि क्या जो ओपीएस बहाली का वादा करेगा चुनाव में उसे ही वोट जाएगा? 2 बातें। ज्योति जी, हमारा स्पष्ट है, अभी लगभग 1 साल हरियाणा सरकार के पास है। हमारी मांग हरियाणा सरकार से है, हरियाणा सरकार पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे। अगर इस 1 साल के अंदर हरियाणा सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती तो हमारा क्लियर है, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। हिमाचल प्रदेश आपके सामने उदाहरण है। हाँ। और दूसरी बात जो है, बार बार आर्थिक भार की बात हो रही है। जब 2006 में पुरानी पेंशन नीति खत्म की और उससे लेकर आज तक हरियाणा के ऊपर कितना कर्ज बढ़ा है पुरानी पेंशन खत्म करने के बावजूद भी। तो ये इस तरह की बातों को छोड़ दें। एक तरफ तो कमेटियां बनाई जा रही हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी और बीजेपी के तमाम प्रवक्ता और नेता। चलिए आखिरी जवाब में बीजेपी से ही लोग राहुल जी इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। विधु राहुल जी आखिरी कमेंट आपका। तो जारी रहेगा। कमेटी का गठन किया गया कि प्रक्रिया चल रही है, लेकिन क्या हो सकता है, क्या संभावना देख रही है सरकार? देखिए, जब कमेटी बैठी है तो बिल्कुल साफ मन के साथ बैठी है, खुले दिल के साथ बैठी है। जैसा भी जो है जो सबसे बेहतर होगा, प्रदेश के हित में होगा, वो किया जाएगा। जहां तक रही ब्लैकमेल करने की बात, तो ये सरकार ब्लैकमेल नहीं होती है। अगर वास्तव में कर्मचारियों का हित जो है वो हरियाणा के हितों के साथ क्लैश नहीं कर रहा, क्योंकि हरियाणा वासी ही तो है कर्मचारी भी। अगर वो कोई आपस में अगर पूरे हरियाणा वासी तो निश्चित तौर पर उनको लाभ मिलेगा, लेकिन केवल कर्मचारियों के लिए पूरे हरियाणा को भी नहीं रोका जा सकता। कर्मचारी भाई भी इस बात को समझेंगे। हम ये बातें बैठे आपस में। और दूसरा, कमेटी के अंदर जो बातचीत होगी वो कमेटी के अंदर होगी। जब नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठते हैं, आपने एक बड़ी बात कह दी है कि सरकार ब्लैकमेल तो नहीं होगी। सभी के हित अगर हुए तो उस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार अगला कदम इस दिशा में उठाने वाली है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वक्त आपने दिया और चर्चा हमने की। ओपीएस बहाली को लेकर बात की, क्या संभावना के जो वादे हो रहे हैं, जो दावे या बयानबाजी हो रही है, उसका आगामी चुनाव में कितना और क्या असर होने वाला है अगर उससे पहले हल नहीं निकला। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमने तो लागू कर दिया, बड़ी भारी गलती कर दी, तुम ठीक कर दो।